तो चलिए बच्चों, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बोनस शेयर। तो आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बोनस शेयर्स। अब आपके मन में विचार उठेगा कि सर कैसा चैप्टर है सर बोनस शेयर? क्या मतलब होता है सर बोनस शेयर का? सर ये चैप्टर आसान है या मुश्किल है? तो मैंने कहा बच्चों, चैप्टर सबसे आसान। सर फिर आपने इस चैप्टर को सबसे आसान बोल दिया। सच में बच्चों चैप्टर सबसे आसान है ये बोनस शेयर। सर सबसे पहले तो ये बात बताओ कि इस चैप्टर का बोनस शेयर का मतलब क्या है? इस चैप्टर का जो नाम है उसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा देखो बच्चों, क्या होते हैं बोनस शेयर। सबसे पहले हमें इसी के बारे में चर्चा करनी है कि बोनस शेयर होते क्या है। तो देखिए बच्चों, आपको समझाऊंगा। देखो मैं बोनस शेयर क्या चीज होती है। मान के चलो ये है क्या? कंपनी। ये क्या है? कंपनी है। और कंपनी की ये कौन है? ये कंपनी के हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये कंपनी के कौन है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। ठीक है, तो ये है कंपनी और ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बेटे जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सारी बातें आपको डायग्राम बना बना के समझा दूंगा। तो डायग्राम बना के जो चीज समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है सर। सर बताओ सर क्या होते हैं बोनस शेयर? मैंने कहा देखो बच्चों, कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब एडिशनल शेयर इशू करती है, कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब एडिशनल शेयर्स इशू करती है, ठीक है, बोनस के रूप में, विद दैट मींस नो कॉस्ट, विद नो कॉस्ट, उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। अच्छा, तो सर आपका कहने का मतलब है कि बोनस शेयर का मतलब, बोनस शेयर का मतलब है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर कंपनी एडिशनल शेयर दे दे, एडिशनल शेयर दे दे फॉर नो कॉस्ट, यानी उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना करे, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एडिशनल शेयर्स देती है, सर आपने यहां पे कॉस्ट लिख दिया, मैंने कहा लिखो फिर, एडिशनल शेयर अगर दे देती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन बच्चों अब आपके मन में एक विचार जरूर उठ रहा होगा कि एडिशनल शेयर्स क्यों इशू करते हैं? क्यों बोनस शेयर इशू करते हैं? वाई बोनस शेयर्स आर इशूड? वाई बोनस शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी? इशूड बाय कंपनी। तो यानी हमें स्टेप टू स्टेप इस चैप्टर के अंदर जो जो मन में सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब को डिस्कशन करते हुए जब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद आपको ये चैप्टर आसान लगने लगेगा और आपको सारे क्वेश्चन इसके एक एक करके समझ में आ जाएंगे। और चैप्टर खत्म होते होते आपको आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और फिर बच्चों करना क्या है? हमें चिट्ठी लिख देनी है आईसीआई को, सीए इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिख देनी है कि साहब मुश्किल से मुश्किल पेपर बनाना, क्योंकि हमारी तैयारी जबरदस्त है, सारा कंसेप्ट क्लियर है। सर आप आईसीआई वालों को चिट्ठी लिखवा रहे हो, हमें तो डर लगने लग रहा है। बेटे डरने की बात ही नहीं है, चिट्ठी लिखने की स्थिति तो अपने आप आ जाएगी जब कंसेप्ट एक से एक क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर तैयारी जब पूरी है तो मुश्किल से मुश्किल भी पेपर आएगा तो आपको आसान लगने लगेगा। सर बात तो ठीक कहते हो, आपने हमें जोश दिला दिया। सर बताओ सर आगे। तो मैंने कहा देखो बच्चों, सबसे पहला मेरा जो आप सवाल है
और उसका जवाब भी मैंने ही देना है कि आपके मन में जो ये सवाल उठता है वो यही उठता है कि वाई बोनस शेयर्स आर इशूड बाय कंपनी। और दूसरा, ऐसा नहीं होता बच्चों कि कंपनी ने सोचा कि मैं बोनस शेयर इशू करूं और बोनस पे बोनस शेयर इशू करती चली जाएगी। उसकी कुछ कंडीशंस होती है, कंडीशंस फॉर इशूइंग बोनस शेयर बाय द कंपनी। तो उसके बाद हमने क्या चर्चा करनी है, किस क्वेश्चन के ऊपर, कंडीशंस क्या है फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स बाय कंपनी, यानी कंपनी को वो कौन कौन सी कंडीशंस है जो पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो बोनस शेयर इशू कर सकती है। और नंबर तीन बात बेटे यहां पर आती है कि फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। भाई हमने ये समझ लिया कि बोनस शेयर कंपनी क्यों इशू करती है, फिर हम ये समझ लेंगे कि बोनस शेयर को इशू करने की कंडीशंस क्या है और फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर उसके बाद सर उसके बाद क्या होगा, मैंने कहा उसके बाद क्या, उसके बाद चैप्टर खत्म, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर। सर बस इतना सही, मैंने कहा और क्या, इतना सही चैप्टर है। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान दिख रहा है। मैंने कहा आसान दिख क्या रहा है, आसान है सर, आप आगे बताते जाओ सर, हमें अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आगे भी अच्छा लगेगा बच्चों, एक एक चैप्टर मन से पढ़ते जाओ, अच्छा लगता चला जाएगा। तो देखो बच्चों, चैप्टर को प्रोसीड आगे करने से पहले कि वाई बोनस शेयर आर इशूड, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि जब क्वेश्चन के अंदर आपका बोनस शेयर की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है तो वो किस तरीके से दे रखी होती है, आपको इस तरीके से दे रखी होती है। मान के चलिए ये कंपनी है और ये कंपनी के पास के ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है वो कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। मान के चलिए ये कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर वो है 100 है, ठीक है। 100 शेयर होल्डर्स है इस कंपनी के, एक मान के चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 शेयर्स। और देखिए बच्चों, इन 100 शेयर होल्डर्स के पास टोटल मिला के कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स है। 1 लाख शेयर्स है, टोटल मिला के कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स है। तो 1 लाख शेयर्स इन 100 शेयर होल्डर्स ने 1 लाख शेयर होल्ड कर रखे ओवरऑल इस कंपनी के पास के जो शेयर है वो 100 शेयर होल्डर्स के पास कितने हैं, 1 लाख शेयर्स है। अब देखिए बच्चों, कंपनी ने जो शेयर बोनस शेयर इशू करने के लिए जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया, बोला कंपनी इशूड बोनस शेयर्स। क्या लिखा होता है, ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा कि कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशो 1:5। अब बच्चा समझ नहीं पाता इस बात को कि सर कंपनी शेयर बोनस शेयर तो इशू कर रही है 1:5 के रेशो में, इस बात का मतलब क्या है। तो बच्चों देखो, ये सबसे पहले आप लैंग्वेज पढ़ना सीख लो, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपको सारी बात समझ में आएगी। पहले आप लैंग्वेज पढ़ना सीखो कि इस 1:5 का मतलब क्या होता है। इस 1:5 का मतलब होता है फॉर एवरी 5 शेयर्स held, 1 bonus shares will be given. 1 bonus share will be given. अच्छा, तो सर आपके कहने का मतलब है कि ये जो बाद वाले शेयर होते हैं इसका मतलब वो हेल्ड होते हैं, हाँ, जो आपने ऑलरेडी हेल्ड कर रखे, और जो पहले वाले शेयर होते हैं सर इसका मतलब वो बोनस शेयर दिए जाते हैं। मैंने कहा हाँ वही तो ये बात समझ के चलनी है कि जब भी आपको इस तरीके का रेशो दे रखा हो, 1:5 हो, 2:3 हो, तो जो रेशो के बाद में यानी 1:2, जो 2 के बाद में जो नंबर लिखे होते हैं आपके, उसका मतलब वो ऑलरेडी हेल्ड होते हैं, और जो पहले लिखे होते हैं वो बोनस शेयर होते हैं। तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड 1 बोनस शेयर विल बी गिवन। ठीक है जी, ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई। सर मतलब तो यही है ना कहने का, बोनस शेयर इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1:5 का मतलब ये न्यू शेयर, न्यू बोनस शेयर, वही तो ये न्यू बोनस शेयर, और ये सर ये एग्जिस्टिंग शेयर,
मैंने कहा भाई तो ये एग्जिस्टिंग शेयर है, खत्म। सर हम बताएंगे ये 1 लाख शेयर को बोनस शेयर कितने मिलेंगे, तो फिर बताओ सर। मैंने कहा बोलो। तो देखो बच्चों, अब यही चीज हो गई कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर, अब अपन को ये देखना ये है कि किस तरीके से 1 लाख शेयर्स को बोनस शेयर दिए जाएंगे। सर 1 लाख शेयर्स को बोनस शेयर अगर हम दे रहे हैं तो हर 5 के बदले में 1 है। सर बचपन में हमने पढ़ा था कि जब वो क्वेश्चंस आया करते थे कि जिनके पास 5 शेयर हैं, जिनके पास 5 शेयर है, आप उनको 1 बोनस शेयर दे रहे हो। 5 शेयर जिनके पास है, हम उनको कितने बोनस शेयर दे रहे हैं, 1। इस बात का मतलब तो यही है। और जिसके पास 1 शेयर है, हम उसको बोनस कितना देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 5। और जिसके पास 1 लाख शेयर्स है, हम उसको बोनस शेयर कितना देंगे। तो देखो बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 लाख करो तो इसका मतलब आ गया 20,000। हाँ सर, बोनस शेयर 20,000 जाएंगे। वही तो सर, ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा यही तो समझाना चाहता हूं बच्चों, ये बोनस शेयर आ गए हमारे पास और इसको निकालना आसान है। और आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी इस तरीके का रेशो दे रखा होगा तो हमको उसको इसी तरीके से ही पढ़ना है कि बाद वाले शेयर हेल्ड होते हैं और पहले वाले शेयर बोनस शेयर होते हैं। तो फॉर एवरी 5 शेयर 1 शेयर विल बी गिवन। तो आपको रेशो के अंदर उसको कैसे लिखना है कि जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसको आप डिवाइडेड कर दो। जैसे 1 लाख शेयर्स हैं, उसको डिवाइड कर दो 5 से, क्योंकि 5 भी तो यार रेशो के अंदर हेल्ड था, और इंटू 1 कर देंगे तो इससे हमें बात समझ में आ जाएगी। सॉरी एक एग्जांपल और दे दो। मैंने कहा आओ फिर। सॉरी एक एग्जांपल और दो। कैसे? मैंने कहा मान के चलो, लेट द रेशो बी 2:5। मान के चलो अगर रेशो 2:5 दे रखा होता तो क्या करते? दिस मीन्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड 2 बोनस शेयर्स विल बी गिवन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि जो 1 लाख शेयर्स हैं अगर वो 5 के बराबर हैं तो यानी 2 के बराबर बोनस कितना आएगा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। तो इसका मतलब ऐसी स्थिति के अंदर हम कितने शेयर्स देते? 40,000 बोनस शेयर हो जाता। अच्छा सर, अब हम बिल्कुल समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इस लैंग्वेज को पढ़कर बोनस शेयर की कैलकुलेशन करनी है। तो चलो बच्चों, तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई कि रेशो को हमें किस तरीके से पढ़ना है। अब बात यहां पर आती है कि हमारा नंबर 2 पॉइंट कि हम बोनस शेयर इशू क्यों करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, व्हाई बोनस शेयर्स आर इशूड। व्हाई बोनस शेयर्स आर इशूड। तो देखिए बच्चों, इसका सबसे बढ़िया जो आंसर है वो तो मैं बात बता रहा हूं कि देखो, कोई भी कंपनी जब बोनस शेयर इशू क्यों करती है, जब कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व्स होते हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं। तो अपने सफिशिएंट प्रॉफिट या सफिशिएंट रिजर्व्स को यूज करने के लिए वो बोनस शेयर इशू करती है। अब आप बोलोगे सर यूज करने का तो और भी तरीके हैं। मैंने कहा देखो बच्चों, बोनस शेयर जब भी कंपनी इशू करेगी तो कहीं ना कहीं कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाएगी उससे। तो कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी तो कंपनी को फायदा मिलेगा उस रेपुटेशन का, इसलिए कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। तो कुल मिला के हमने ये बात सीखी कि कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए बोनस शेयर्स इशू करती है। तो देखिए बच्चों, इस बात का तो हमें आंसर मिल गया कि व्हाई बोनस शेयर्स आर इशूड। व्हाई बोनस शेयर्स आर इशूड, वो इसलिए क्योंकि कंपनी को अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है और कंपनी के पास जो इतने सारे रिजर्व्स पड़े हुए हैं उस रिजर्व्स को यूज करना है, तो उसके लिए वो क्या काम करती है? बोनस शेयर्स इशू करती है। तो अब आप लिखें बच्चों इसके अंदर, बोनस इशू कॉल्ड, इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर कॉल्ड, इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इशू ऑफ बोनस शेयर कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओ, कैपिटलाइजेशन
ऑफ प्रॉफिट्स या रिजर्व्स। अब क्यों कहते हैं इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व? तो देखिए बच्चों कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास रिजर्व बड़े सारे पड़े, बहुत सारे रिजर्व पड़े। रिजर्व या प्रॉफिट्स कुछ भी बोलो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से मतलब होता है, रिजर्व से मतलब कंपनी के पास कई सारे रिजर्व्स पड़े हैं, बहुत सारे रिजर्व्स पड़े। उस रिजर्व्स को कन्वर्ट जब कंपनी करती है किसके अंदर, कन्वर्टेड टू शेयर कैपिटल में जब कन्वर्ट करती है, कन्वर्टेड टू शेयर कैपिटल के अंदर करती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। यानी प्रॉफिट और रिजर्व्स का क्या कर दिया हमने, कैपिटलाइजेशन कर दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने शेयर्स, हमने से मतलब क्या, कंपनी ने, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ने शेयर अपने रिजर्व में से पैसा उठा के शेयर होल्डर को बांट दिए। ठीक है जी, ठीक है सर आगे बताओ। तो देखो बच्चों, अब ये बात तो समझ में आ गई कि वाई बोनस शेयर आर इशू। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि कंडीशंस फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी जरूरी है कंपनी को बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। अब देखना यह है कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो पूरी करने की जरूरत होती है। तो देखिए बच्चों, अब बात यह आती है कि सवाल ये उठता है कि कंपनी को वो कंडीशंस पूरी करने की जरूरत ही क्यों है। तो देखिए बच्चों, डायग्राम से बात समझाता हूं आपको कि ऐसा क्यों हो जाता है कि कंपनी को कंडीशंस कुछ पूरी करनी पड़ती है। बच्चों एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक नॉर्मल जो कंपनी से हटके है। घर में मान लो राशन पानी नहीं आया और आप अगर पापा जी से पैसे मांगो, लिमिटेड पैसे पड़े हैं पूरा राशन पानी के लिए पापा के पास, और वो भी पूरे पैसे नहीं है, और पापा को बोलो पापा जी मुझे तो दोस्तों के साथ पार्टी बनाने के लिए मेरा बर्थडे आ रहा है, पैसे चाहिए, तो क्या आपको पैसे देंगे पापा? नहीं सर, पैसे नहीं देंगे, चांटे देंगे। मैंने कहा बस यही बात तो यहां पर है कि अगर आप कंपनी, यानी आपको एक्ट क्या बात बोलता है, जो कंपनी लॉ है वो आपको क्या बात बोलता है, वो कहता है कि भाई देखो सुनो, कंपनी अपने आप को अगर दूसरों के सामने बड़ा साबित करना है, अपनी रेपुटेशन दिखानी है बोनस शेयर इशू करके, तो सबसे पहले आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि क्या आपने अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया। सर बात समझ में नहीं आई, थोड़ा सा और बताओ। मैंने कहा देखो, ये कंपनी है, ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं बोनस शेयर की इंतजार में। कंपनी कहती है आओ तुम्हें हम बोनस शेयर इशू करेंगे। सर ये क्या है? मैंने कहा ये कंपनी की मूछें हैं। ऐसे मूछें घुमा के कंपनी ने बोला आओ तुम्हें हम बोनस शेयर इशू करेंगे। ठीक है, अब कंपनी बोनस शेयर जब इशू करने जा रही है तो वहीं पे कंपनी लॉ बोर्ड CLB जो कंपनी एक्ट है वो क्या बोलता है, ठहरो पहले ये बताओ कि तुमने परमिशन ले ली है, क्या तुमने परमिशन ले ली है बोनस शेयर इशू करने की? ये जो तुम बोनस शेयर इशू करने जा रहे हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, क्या तुमने उसकी परमिशन ले ली है? ये कौन है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो सर क्या कंपनी वाकई ऐसा पूछती है? मैंने कहा नहीं बच्चों, ये तो खाली लॉ की लैंग्वेज में ये बातें लिखी हुई है, कंडीशन लिखी हुई है, फुलफिल होनी जरूरी होती है बोनस शेयर इशू करने के लिए, जिसको मैं आपको समझाने के लिए मसाला लगा के बातों को समझा रहा हूं। तो यानी जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर क्या परमिटेड है बोनस शेयर इशू करना। अच्छा, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर लिखा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर परमिटेड करेगा तभी बोनस शेयर इशू होंगे। मैंने कहा वही तो, यही तो पहली कंडीशन है कि क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने आपको परमिट कर दिया, उस कंपनी की जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या उसने उसको परमिट कर दिया शेयर, इसको बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को? अगर हां तब तो ठीक है कर लो, और अगर नहीं किया तो फिर आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते।
सर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मैंने कहा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही तो बनता है सबसे पहले कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। आप भूल गए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। कंपनी के सारे इंटरनल अफेयर्स जितने भी होते हैं वो सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताए जाते हैं। एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है जो कंपनी की शुरुआती टाइम पे बनता है। कंपनी के जितने भी लॉज रेगुलेशंस हैं वो सारे किसके अंदर दिखाएंगे? इंटरनल जितने भी अफेयर्स है वो होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि कंपनी परमिटेड है बोनस शेयर इशू करने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब भी कंपनी चाहे। अगर परमिशन है, अगर आर्टिकल ही आपको परमिट नहीं करता तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है सर। सर दूसरी कंडीशन, मैंने कहा दूसरी कंडीशन ये होती है कि कंपनी के चंद शेयर होल्डर्स को, ये कुछ ही शेयर होल्डर्स है जिनको आप बोनस शेयर इशू करने जा रहे हो, सबको तो नहीं करने जा रहे ना। तो कहते हैं कि साहब जब कंपनी की शेयर होल्डर्स के अंदर, शेयर होल्डर्स की जब जनरल मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग के अंदर क्या आपको अप्रूवल मिल गया है? क्या आपको अप्रूवल मिल चुका है? सॉरी, अप्रूवल किससे लेना है? मैंने कहा बच्चों इन शेयर होल्डर से ही लेना है। जिन शेयर होल्डर्स को आप बोनस शेयर्स देना चाहते हो, लेकिन कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, उस जनरल मीटिंग के अंदर आपको, कंपनी के मालिक ही तो होते हैं शेयर होल्डर, और हैं कौन? कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक ही हैं। तो सर एक बात बताओ, मालिक खुद को ही बोनस शेयर देने के लिए मना क्यों करेंगे? मैंने कहा बच्चों लेकिन ये कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपको शेयर होल्डर्स से परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, जनरल मीटिंग के अंदर उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करने जा रहे हैं, क्या आप उसकी हमें सहमति देते हो? अगर सारे शेयर होल्डर्स, जितने भी कंपनी के जनरल मीटिंग के अंदर जिनको वोटिंग राइट्स हैं और जो जनरल मीटिंग अटेंड करते हैं, अगर वो सारे शेयर होल्डर ये बोलते हैं कि हां जी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप बोनस शेयर दे दो, तब तो आप बोनस शेयर दे देंगे। और अगर उनकी अप्रूवल नहीं मिली तो इसका मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। सर नॉर्मली तो मिली जाती होगी। मैंने कहा हाँ बच्चों नॉर्मली तो मिली जाती है। कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं अगर उनको बोनस शेयर मिलेंगे तो वो तो मान ही जाएंगे। सर कभी तो ऐसा होता होगा कि ना माने। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों। सर लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि शेयर होल्डर ना माने? मैंने कहा देखो बच्चों, आज मान के चलिए आप ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, और उस एक शेयर की कीमत 100 रुपए थी, ठीक है। अब कंपनी ने क्या काम किया, कंपनी ने बेसिकली उस एक शेयर के बदले में एक शेयर आपको और दे दिया। अब कंपनी के 2 शेयर की कीमत 100 रुपए हो गई। इसका मतलब देखा जाए तो बोनस शेयर के अगेंस्ट में जब कुछ भी कंपनी ने नहीं लिया तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी की शेयर की वैल्यू तो कम हो गई ना। यानी पहले एक ही शेयर की कीमत 100 रुपए थी, अब एक शेयर की कीमत 50-50 रुपए रह गई। कहने को है कि कंपनी के पास जो शेयर होल्डर है वो बेवकूफ सा बन जाता है कि साहब मेरे पास तो शेयर आ गए एक्स्ट्रा। लेकिन देखा जाए तो बेसिकली शेयर की कीमत तो घट रही है। सर बात तो ठीक कहते हो। मैंने इसी वजह से तो कुछ शेयर होल्डर एग्री नहीं करते, कई बार ऐसा हो जाता है। अच्छा अब समझ आया सर कि शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग के अंदर अप्रूवल की जरूरत क्यों पड़ेगी। मैंने कहा वही तो। अब देखो सुनो, तीसरे नंबर की बात ये होती है, कहते हैं कि साहब मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप बाहर पार्टी बना रहे हो और घर में राशन पानी नहीं आया तो क्या आपको बाहर पार्टी बनाने का हक बनता है? नहीं सर बिल्कुल नहीं बनता। मैंने कहा वही बात यहां पर है। अगर कल को आप अपने, यानी साफ एक्ट में बात लिखी हुई है कि अगर कल को आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर, कल को आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप बोनस शेयर्स देते हो, लेकिन उनको बोनस शेयर देने से पहले चेक करें आप कि आपका किसी तरीके का कोई डिफॉल्ट ना हो। किस मामले में? रीपेमेंट करने में, अपने डेट का या अपने डिपॉजिट्स का। सर बात समझ नहीं आई, फिर से बताओ सर, डायग्राम से बताओ। मैंने कहा पहले लिखो, देयर इज नो डिफॉल्ट in repayment, there is no default in repayment of interest, there is no default in the repayment of, पहले देखो, पहले there is no default in the repayment of principal amount,
एंड रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट ऑन डिपॉजिट्स पर और डेट सिक्योरिटीज पर। ओ सर, कुछ कुछ समझ में आने लगा है। मैंने कहा पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने कहा देखो बच्चों, कंपनी कई सारे काम करती है। कंपनी डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करती है। आपको पता होगा कि कंपनी क्या काम करती है, कई बार लोगों को ऑफर करती है कि बैंकों में जाके पैसा जमा करते हो, एक काम करो, जो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है उससे ज्यादा इंटरेस्ट हम आपको देंगे, अपने डिपॉजिट्स आप हमारे पास जमा कराओ। हाँ सर, हमने बात पढ़ी है कि कंपनी बीइंग, जैसे बैंक में हम डिपॉजिट कराते हैं तो हमें ऑफर करती है कि आप हमारे पास पैसा जमा कराओ एज अ डिपॉजिट्स, और उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट देती है। तो मान के चलो अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स अपने पास रखे हुए हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी के पास अपने डिपॉजिट्स रखे हुए हैं और कंपनी से इंटरेस्ट लेते हैं, या कंपनी को लोन दे रखा है, कुछों ने तो डिपॉजिट्स दे रखा है, इन्होंने लोन दे रखा है। अब बताओ, कल को मान लो कंपनी ने इनके डिपॉजिट्स का पैसा नहीं चुकाया, इनके लोन का पैसा नहीं चुकाया, इनको जो इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई भी पर्सन अगर आपको लोन देगा तो आप उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मार्केट के अंदर अगर आप अपना लोन तो चुका नहीं रहे, लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहे, उसके इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रहे, और अपनी रेपुटेशन बढ़ाने में लगे हो, बाहर बोनस शेयर बांट रहे हो, तो क्या आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? घर में खाने को दाने नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं ना, कहावत है, खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। तो वही बात चीज है यहां पर कि घर में तो पैसा है नहीं आपके पास, और बाहर मार्केट में आप रेपुटेशन दिखाने में लगे हो, बाहर पार्टियां बनाने में लगे हो, तो चांटे खाओगे कि नहीं खाओगे पापा से? सर बात तो बिल्कुल ठीक कहते हो आप, ये तो चांटे खाने वाले ही काम है। तो बस, तो ये कौन है? आपका जो कंपनी एक्ट है, पापा जी है। कंपनी कौन है? बच्चा जी है। बच्चा जी अगर गलतियां करते हैं, मार्केट में पार्टियां बनाते हैं बोनस शेयर इशू करके, तो यहां पर इनको रोना आ जाएगा। बोलेगा साहब हमारे पैसे तो आपने जमा नहीं कराए और मार्केट में पैसे जमा करा रहे हो। वहीं पे ही एक्ट ने चांटा लगा दिए कंपनी को, बोले चुप, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम डिपॉजिट्स का रीपेमेंट ना कर दो, जब तक तुम अपने लोन का रीपेमेंट ना कर दो, जब तक डिपॉजिट्स के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू है उसका रीपेमेंट ना कर दो, जब तक लोन अगर आपका कोई ड्यू है और उसका इंटरेस्ट अगर कोई ड्यू है उसका आप रीपेमेंट ना कर दो, ठीक है। कोई डिफॉल्ट नहीं करना है आपको इसके अंदर। आपने मान के चलो डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट कर दिया, डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करना था, वो रीपेमेंट कर नहीं पाए। डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना था, उसका आप रीपेमेंट कर नहीं पाए। कोई लोन का रीपेमेंट करना था, उसमें डिफॉल्ट कर गए, उसका रीपेमेंट कर नहीं पाए। उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना था और अगर आप उसका रीपेमेंट कर नहीं पाए, यहां आप डिफॉल्ट करके बैठे हो और वहां आप बोनस शेयर बांट रहे हो, घोर पाप। ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। यह बात किसने बोल दी? कंपनी एक्ट ने बोल दी कि ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। यानी यही हमारी तीसरी कंडीशन बन गई कि देयर इज नो डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट ऑन डिपॉजिट्स भी और डेट सिक्योरिटीज भी। डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज दोनों के ऊपर आपका किसी तरीके का कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर वो डिफॉल्ट करो और ये काम करोगे तो चलेगा नहीं। नंबर चार की कंडीशन ये कहती है देयर इज नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। There is no default in the payment of statutory dues to employees। मान के चलिए अगर आपको अपने एम्प्लॉइज को किसी तरीके का स्टैट्यूटरी ड्यूज है, तो देखिए बच्चों, अब हमने इसका मतलब ये क्या हुआ, चौथी कंडीशन भी बात पढ़ ली कि देयर इज नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एम्प्लॉइज। ऐसा क्यों?
देखिए बच्चों, बात सिर्फ क्लियर सी बात है कि जब एम्प्लॉयज आपके लिए इतना काम करते हैं, कंपनी एक्ट ने साफ बोल दिया कि जब आपके एम्प्लॉयज की वजह से ही आपकी इतनी तरक्की होती है, आपके एम्प्लॉयज ही सारा आपके लिए इतना काम करते हैं, और अगर आप एम्प्लॉयज के ड्यूज तो नहीं दे रहे, एम्प्लॉयज के प्रति तो आपके इतने ड्यूज पड़े हुए हैं, आपने एम्प्लॉय को कोई किसी तरीके का प्रोविडेंट फंड है या आपका कोई मान के चलिए सैलरी है, किसी भी तरीके का ड्यूज बनते हैं एम्प्लॉय के, वो तो आपने पेमेंट नहीं किया, उनके ऊपर तो आपने डिफॉल्ट कर दिया, और वहां पर आप जाके बोनस शेयर कर रहे हो, अपनी रेपुटेशन बढ़ा रहे हो। तो बोले साफ सी बात है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बोनस शेयर अगर इशू करने हैं, अपनी रेपुटेशन दिखानी है कंपनी की, तो आपकी पहले बेसिक बातें पूरी होनी चाहिए। आपके घर में लोग खुश होने चाहिए, पहले घर में लोग खुश होंगे तभी तो पार्टी बना के बाहर के दोस्तों को खुश करोगे। घर में भाई को आपने पार्टी नहीं दी, बाहर दोस्तों को जाके पार्टी दोगे। घर में भाई बहन भूखे बैठे हैं बेचारे बर्थडे पर आपके, और बाहर जाके अपने दोस्तों को पार्टी दोगे, तो क्या यह ठीक बात है? नहीं। तो दोस्तों को पार्टी देने से पहले घर में इंटरनली ठीक करना अपने आप को जरूरी है। सेम कंसेप्ट पर कंपनी ने बात की है कि आपको अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज को पहले क्लियर करना पड़ेगा। अगर किसी एम्प्लॉइज को किसी भी तरीके का कोई ड्यू है, एम्प्लॉइज को आपको किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करना है, तो पहले आप अपने एम्प्लॉइज को पूरा पेमेंट करो, उसके बाद आगे की बात करो। उसके ऊपर आपको कोई डिफॉल्ट नहीं करना किसी तरीके का। सर आगे सर और भी कोई कंडीशन है? मैंने कहा है। 5th नंबर की कंडीशन क्या है? 5th नंबर की कंडीशन है एग्जिस्टिंग शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर्स शुड बी fully paid up. Existing shares should be fully paid up. सर fully paid up से मतलब क्या है? fully paid up से मतलब बच्चों वही है कि 10 रुपए का शेयर है तो उसके ऊपर पूरे कंपनी को पैसे शेयर होल्डर ने चुका दिए हों। यानी मान के चलो आपने 10 रुपए मांगे और शेयर होल्डर ने मान के चलो 8 रुपए चुकाए, 2 रुपए फाइनल कॉल के चुकाए ही नहीं। ठीक है, तो आप अगर सोचो कि हम उनको अगर बोनस शेयर इशू कर दें, तो ऐसा नहीं है, आप उनको बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन अरियर हैं, यानी जिन्होंने आपको पूरा पैसा नहीं चुकाया, हम उन शेयर्स को बोनस शेयर्स इशू नहीं करेंगे। तो अब आप क्या बोलेंगे? सर एक बार सर सारी बातें फिर से रिपीट करा दो, कौन कौन सी कंडीशंस थी। तो देखिए बच्चों, एक बार हम सारी कंडीशंस को फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहली कंडीशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को परमिट करना जरूरी है बोनस शेयर के लिए। नंबर 2, दूसरी कंडीशन यह है कि जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर के द्वारा अप्रूवल लाना जरूरी है। जब तक शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं दे देंगे तब तक आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर नहीं दे सकते। कंडीशन नंबर 3 कि आपका अगर किसी तरीके का कोई ड्यूज है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट डिपॉजिट्स के ऊपर या डेट सिक्योरिटीज के ऊपर, आपने कोई लोन ले रखा है या कोई डिपॉजिट्स ले रखे हैं आपने अगर लोगों के, तो उसके ऊपर किसी तरीके का कोई ड्यू नहीं होना चाहिए, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट कर रखा है तो पहले आप उस डिफॉल्ट को क्लियर करो, उसके बाद ही आप नए बोनस शेयर इशू कर सकते हो मार्केट में। नहीं तो आपको अपनी रेपुटेशन दिखाने का कोई हक नहीं है, यानी आपको बोनस शेयर इशू करने का कोई हक नहीं है। नंबर 4थी बात, देयर इज नो डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एम्प्लॉइज। यानी आपके जो एम्प्लॉइज आप जिनकी वजह से आप तरक्की करते हो, उनके ऊपर भी किसी तरीके का कोई ड्यूज नहीं होना चाहिए ऐसा कि स्टैट्यूटरी ड्यू है और उस पर आपने डिफॉल्ट कर दिया, यानी आपने अपने एम्प्लॉइज को तो रीपेमेंट किया नहीं और बाहर जाके आप बोनस शेयर इशू करने की बात करते हो, तो ये नहीं चलेगा। और 5वें नंबर की बात देखिए बच्चों, ये है 5वें नंबर की बात यह है कि आपके शेयर फुली पेड अप होने चाहिए। यानी जिन शेयर को आप बोनस शेयर देने की बात कर रहे हो, क्या उन्होंने आपको पुराना पैसा पूरा दे दिया? क्या वो कोई कॉल्स इन एरियर तो नहीं छोड़ दिया उन्होंने आपको? अगर उन्होंने किसी तरीके का कॉल्स इन एरियर छोड़ दिया या वो फुली पेड अप नहीं है, तो आप उनको बोनस शेयर्स इशू नहीं करेंगे। ठीक है सर, यहां तक की बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं इससे आगे की। अब आपके मन में विचार ये उठेगा, सर ये 5 कंडीशन तो आपने बता दी, सर और भी कोई कंडीशन है? मैंने कहा हाँ बच्चों, और एक कंडीशन है। क्या? और एक कंडीशन ये है कि उस कंडीशन को समझाने के लिए मैं आपको एक केस बताऊंगा। क्या?
मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए एक कंपनी थी, एक कंपनी है जिसका नाम है ओवर स्मार्ट कंपनी। सर ये ओवर स्मार्ट कंपनी क्या सच में ओवर स्मार्ट है? मैंने कहा वही तो, इस कंपनी ने सच में ही ओवर स्मार्ट दिखा रही है, अपनी ओवर स्मार्ट बन रही है जबरदस्ती का। कैसे? देखिए, इस कंपनी के पास रिजर्व 0 है। कितने हैं? 0 रिजर्व है इस कंपनी के पास। अब कंपनी ने सोचा कि साहब मेरे पास रिजर्व नाम की तो कोई चीज है नहीं, अब कैसे दिखाऊं कि मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मेरे पास तो बहुत सारे रिजर्व हैं जिसको हम बोनस शेयर के रूप में बांटना चाहते हैं। तो इसने एक ओवर स्मार्टनेस दिखाई। कैसे? इसके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी हुई थी, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू थी 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, 2 करोड़ मान लो, 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, इस 2 करोड़ की बुक वैल्यू की लैंड एंड बिल्डिंग को इसने रिवैल्यूएशन किया। ठीक है, कितने में? 50 करोड़ में। 50 करोड़ में इसको रिवैल्यू कर लिया। तो देखिए बेटे, 2 करोड़ की बुक वैल्यू की चीज को जब आप 50 करोड़ में रिवैल्यू करोगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अफेक्ट होगा, रिवैल्यूएशन होगा। सर रिवैल्यूएशन कैसे? मैंने कहा रिवैल्यू किया उसने 50 करोड़ में। 2 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग अगर 50 करोड़ की हो गई, 2 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग अगर 50 करोड़ की रिवैल्यू हुई तो इसकी जर्नल एंट्री क्या कर दी इसने? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री कर दी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। ओ माय गॉड, यानी बड़ी है नहीं कंपनी, अपने आप को जबरदस्ती बड़ा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी आंखें कर ली और झूठ दिखाया, अपने आप को झूठ दिखाया। यानी शेर की खाल में गीदड़ बैठे अंदर। क्या ये वाकई असली रिजर्व है? नहीं सर, ये असली रिजर्व नहीं है, असली रिजर्व नहीं है। क्या इससे बोनस शेयर इशू करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नो इशू ऑफ बोनस शेयर, इससे हमको बोनस शेयर इशू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो जबरदस्ती का बोनस शेयर है। ये जबरदस्ती के रिजर्व दिखाए हुए हैं, अपने कंपनी के एक्चुअल में तो रिजर्व्स थे नहीं, बस जबरदस्ती का एडजस्टमेंट करके रिजर्व्स दिखा दिए। और कंपनी हेड को इस बात का पता लग गया कि ओवर स्मार्ट कंपनी ने जबरदस्ती की ओवर स्मार्टनेस दिखा दी। तो वहीं पर इसने एक नियम बना दिया नोट के रूप में, लगाओ हाथ का निशान और लिखना चालू करो। क्या? नो बोनस शेयर्स कैन बी इशूड थ्रू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के थ्रू आप किसी तरीके का कोई बोनस शेयर इशू नहीं करेंगे। ठीक है सर। फिर कौन से रिजर्व यूज करेंगे? तो मैंने कहा लिखो फिर, तो लिखो यहां पर लाल अक्षरों के अंदर, रिजर्व्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, फॉर बोनस इशू। यानी बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कौन से रिजर्व्स हम यूज कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से रिजर्व्स हैं, और वो कौन से रिजर्व हैं? फ्री रिजर्व्स। अच्छा सर, फ्री रिजर्व कौन से होते हैं? मैंने कहा वही लिखवाने जा रहा हूं। विच कैन बी यूज्ड फॉर distribution as dividend, which can be used for distribution as dividend। ठीक है सर, कौन कौन से होते हैं फ्री रिजर्व? मैंने कहा लिखो, फॉर एग्जाम्पल
जनरल रिजर्व सर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व सर, क्या इन सभी रिजर्व्स में से हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल सर। और क्या क्या चीजें हैं जिसमें से हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं? आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी पैसा उठा सकते हो, वो भी हमारे रिजर्व्स का ही पार्ट है, लेकिन शर्त यह है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका रिलीज होना चाहिए कैश के अंदर। अब आप बोलेंगे सर ये रिलीज इन कैश, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो बच्चों, हम जब याद हो तो इशू फॉर फ्यूचर शेयर पढ़ते थे तो आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉट, नॉर्मली अलॉटमेंट के ऊपर आपका प्रीमियम हुआ करता था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। पहले देखो अलॉटमेंट की आप ड्यू वाली एंट्री करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, मान के चलिए यहां पर 1 रुपये, यहां 2 रुपये, यहां 3 रुपये और 10,000 शेयर्स है। एक मन घड़त ले लिया मैंने, मन घड़त फिगर ले ली, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 1, यानी ये 30,000, ये 20,000 और ये 10,000। और जब आप रिसीव किया करते थे तो कितने पैसे रिसीव करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट विद प्रीमियम अमाउंट रिसीव करते थे, 20B 10B। तो यानी प्रीमियम अमाउंट आपको किस में रिसीव हुआ? कैश में रिसीव हुआ। तो यही चीज समझाना चाहता हूं बच्चों, यहां पर आपको प्रीमियम कैश में रिसीव हो गया। सर फिर प्रीमियम नॉट इन कैश कब होता है? अगर आपको याद हो तो आप एंट्री किया करते थे कंसीडरेशन अदर देन कैश की, कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश में क्या करते थे आप? आपने कोई भी एसेट्स खरीदी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और उस वेंडर को जब आप शेयर्स दिया करते थे तो वो प्रीमियम पर दिया करते थे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों क्या होगा? ये वाला प्रीमियम जो है वो नॉट इन कैश है। अच्छा, और ये वाला प्रीमियम इन कैश है। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि ये प्रीमियम कैश में होना चाहिए। मैंने कहा और क्या? ये प्रीमियम कैश में होना चाहिए। सर और भी कोई रिजर्व है? मैंने कहा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा, तो सर ये वाला रिजर्व हम यूज कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक कि आपको सारी कंडीशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है बोनस शेयर इशू करने के लिए, कौन कौन से रिजर्व से हम पैसा ले सकते हैं बोनस शेयर को इशू करने के लिए। तो उम्मीद है यहां तक की बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।